नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात बीजेपी के महामंथन की। कुंभलगढ़ में बीजेपी के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। ये चिंतन 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी का है। आगाज संगठन की मजबूती का और आगाज मरुधरा पर राज करने के सपने को साकार करने का। इसके लिए बीजेपी के कद्दावरों जैसे सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और ओम माथुर समेत 45 नेताओं ने महामंथन किया। हालांकि वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत इस चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे और इनकी अनुपस्थिति ने सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। खैर, बहाने हैं या सच्चाई ये तो बीजेपी ही जाने, लेकिन जो नेता चिंतन शिविर में पहुंचे उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से जीत का मंत्र लिया और आगामी चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली। बीजेपी के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। होटल हिल एवरेस्ट में कई नेताओं ने योग किया है और इस वक्त संघ की शाखा चल रही है, प्रार्थना हो रही है। होटल एवरेस्ट हिल है जहां पर आप देख सकते हैं कि नेता बाहर नजर नहीं आ रहे हैं, सब भीतर हैं। कोई इक्का दुक्का नेता सुबह सैर सपाटे के लिए निकला, मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, लेकिन बाकी के नेता यहां से नहीं आए। ये भाई साहब देखिए मिन्नत कर रहे हैं कि आप प्लीज बाहर जाइएगा, यानी कि यहाँ पर मीडिया वालों को बिल्कुल एंट्री नहीं है। और इसलिए बीजेपी जो ये कार्यक्रम कर रही है चिंतन शिविर है, और ये जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनमें मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता है। जो बड़े नेता होते हैं वो बैठ करके चिंतन करते हैं, पार्टी के कामकाज की समीक्षा होती है, चुनावी रणनीति तैयार की जाती है और भविष्य में किस तरह का रोड मैप बनाना है चुनाव को लेकर, इसको लेकर बीजेपी मंथन करती है। 2 दिन का ये मंथन है। आज शाम को बीजेपी के नेताओं ने इस चिंतन के जरिए क्या हासिल किया, इसको लेकर के प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि कल पहले दिन अशोक गहलोत सरकार को जमकर घेरा गया। अशोक गहलोत सरकार को किसान युवा विरोधी बताया गया और साथ में जो राजस्थान की कानून व्यवस्था है उसको लेकर के भी चिंता जाहिर की गई और नेताओं ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाने साधे। आज जो है बीजेपी को अजय बनाने के लिए, बीजेपी की जीत का सिलसिला कभी थमे नहीं। गुजरात मॉडल, यानी कि वहां पर लगातार पार्टी सत्ता में है तो पार्टी यहां पर भी लगातार जीत का स्वाद चखते रहना चाहती है। इसलिए जो मॉडल गुजरात में पार्टी ने जीत का बनाया है, ठीक वैसा ही मॉडल राजस्थान में भी लागू करने पर विचार हो रहा है। बूथ, शक्ति केंद्र और जिलों से लेकर मंडलों तक पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में काम करने की एक नई जो चुनौती है उससे पार पाने की कोशिश है। और ये एक तरह से जब आज चिंतन शिविर समाप्त होगा तो बहुत कुछ नेता यहाँ से सीख के निकलेंगे और यही नेता फिर जाकर फील्ड में जनता के बीच में काम करेंगे। तभी सामने आ पाएगा कि चिंतन शिविर में बीजेपी के नेता आखिर सीख कर क्या आए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, कुंभलगढ़। दूसरा दिन है। बीजेपी के नेता रिजॉर्ट के भीतर हैं, लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी बाहर टहल रहे हैं जंगल के इलाके में। परनामी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? वादियों के बीच में मॉर्निंग वॉक तो बहुत अच्छी हो रही होगी चिंतन शिविर के बीच में। कुंभलगढ़ बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा वातावरण है और मैं समझता हूँ राजस्थान का एक ही अच्छा डेस्टिनेशन है, एक हिल स्टेशन की तरह है। कैसा रहा कल पहला दिन चिंतन शिविर का? बहुत अच्छा रहा। कल अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमले बोले तमाम नेताओं ने। लगता क्या है, क्या सरकार काम नहीं कर रही बीजेपी की निगाह में? कांग्रेस की सरकार तो पिछले 2.5 वर्षों से कहीं काम नहीं कर रही। पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता पूरी त्रस्त है। बहुत सारी चीजों पर बीएल संतोष जी ने अपनी बात कही है। मोदी जो सरकार है उसको, उसके कामकाज को आम जन तक पहुंचाने के लिए भी उन्होंने कहा है। तो किस तरह आप इस बारे में काम करेंगे?
देखिए, पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है, और वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। लगता क्या है, जिस तरह का माहौल है बीजेपी में, चुनाव से 2.25 साल पहले ही चिंतन की जरूरत कहां पड़ गई परनामी जी? ये चिंतन बैठक भारतीय जनता पार्टी में निरंतर होती रहती है। आपने देखा होगा, मेरे कार्यकाल में चिंतन बैठक हुई थी। इस प्रकार से हम चिंतन बैठक करते रहते हैं। जी जी। लेकिन इस चिंतन में निकलता क्या है? आखिर दूर शहरों के चकाचौंध से सुकून की तलाश में ऐसी जगह खूबसूरत वादियां बीजेपी क्यों ढूंढती है? अब चिंतन बैठक में क्या निकलता है, उसकी पूरी जानकारी हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, जब चिंतन बैठक पूरी समाप्त हो जाएगी तो देंगे। इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला आपको लगता है? इससे पार्टी में किस तरह का मोराल बूस्ट होगा? पार्टी क्या सबक लेगी? क्या संदेश जाएगा? निष्कर्ष सकारात्मक निकलेगा। सकारात्मक निकलेगा। थोड़ी बहुत गुटबाजी भी पार्टी में है, उसको लेकर के कोई बात हुई? किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। वसुंधरा जी आ नहीं पाई, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, मिस तो सब लोग कर रहे होंगे। उनकी पुत्रवधू की तबीयत काफी समय से ठीक नहीं है, इसलिए उनका आना नहीं हुआ। जी जी जी। तो यूनिटी किस तरह से हो पार्टी में, इसको लेकर के भी कोई खास सत्र हुआ? देखिए, यूनिटी तो है। भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त है। तो भविष्य में किस तरह की बीजेपी बन रही है? लगातार अब जो है 5 साल के मुख्यमंत्रियों की तरफ नहीं देख रही है बीजेपी। चेंज हो रहे हैं राज्यों में मुख्यमंत्री, संगठन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये नई जो चीजें हैं, ये किस तरह से मोटिवेट करेगी नई पीढ़ी को? देखिए, किसी भी संगठन को अच्छा चलाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए नए खून का संचार होते रहना चाहिए। नए खून के साथ तजुर्बे का भी तो चलते रहना जरूरी है। दोनों साथ चलते हैं, दोनों साथ चलते हैं। तो ये थे अशोक परनामी, जो चिंतन शिविर के बीच सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। ये अकेले नेता हैं जो मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, यानी कि चिंतन शिविर के बाहर अकेले यही नजर आए। हमने बड़ा लंबा इंतजार किया, उसके बाद में ये हमें जरूर मिल गए। इनका यही कहना है कि युवा जोश के साथ तजुर्बा भी बीजेपी में साथ साथ चलते रहना चाहिए। वसुंधरा राजे को यहाँ पर सब लोग मिस कर रहे हैं, वो आई नहीं है पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से। आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन है, आज भी बहुत कुछ खास होने वाला है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 कुंभलगढ़। चलिए, बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ कुंभलगढ़ से सीधा जुड़ गए हैं फिर से। आज दूसरा दिन है बाबूलाल चिंतन शिविर का, और आज कौन से ऐसी बातें, कौन से ऐसे मुद्दे जिन पर चिंता की जाने वाली है? आज खास तौर से संगठन की मजबूती का मुद्दा ही प्रमुखता से छाया रहेगा। सुबह सुबह जब हम लोग होटल एवरेस्ट में गए तो वहां पर संघ की प्रार्थना गूंज रही थी। इससे पहले नेताओं ने योग प्राणायाम किया। तो पूरी तरह से पार्टी को अनुशासित रखने की कवायद है कि नेता चाहे कितने बड़े हों, जब पार्टी के सब लोग एक साथ मिलकर के बैठते हैं तो फिर अनुशासन की पालना करनी होती है। और संघ की प्रार्थना जो है वो वहां पर आयोजित की गई, जैसा कि हमेशा कार्यक्रमों में होता है। इसका मतलब ये है कि संघ परिवार के इर्द गिर्द उनकी सोच, उनके विचारों के अनुरूप ही बीजेपी राजस्थान में हमेशा से काम करती रही है और अब भी करती रहेगी। यानी कि संघ की पकड़ कहीं भी बीजेपी कमजोर नहीं करना चाहती। उन्हें पता है कि जब चुनाव आते हैं तो संघ का कार्यकर्ता ही घर घर जाता है, मतदाताओं को जो है प्रेरित करता है वोट डालने के लिए। और जो नेता चुनाव हारता हुआ भी दिखता है, अगर संघ वहां पर मजबूती से लग जाता है तो फिर उस नेता की जीत हो जाती है। तो संघ की विचारधारा को और मजबूत बनाने के लिए पार्टी ग्रास रूट पर अपनी जो कोशिश है उनको और तेज करने वाली है। ग्रास रूट पर काम और ज्यादा बढ़ने वाला है। और इसके लिए यानी कि कल से अशोक गहलोत सरकार पर हमले बोले गए। कल की बैठक में सतीश पूनिया ने यही कहा कि बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार सरकार नहीं दे रही, युवाओं के कोई सपने पूरे नहीं हुए, किसानों की कर्ज माफी यहाँ पर नहीं हुई है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है यानी कि राजस्थान में। कल सतीश पूनिया ने एक बाइट भेजी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अलवर में एक दलित युवक की हत्या के विरोध में थी। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की।
इसके अलावा उन्होंने चिंतन बैठक के बारे में एक लाइन नहीं बोली। इसका मतलब यह है कि संघ परिवार जो तय करता है कि चिंतन की बात जो है बाहर नहीं जानी चाहिए, लिहाजा किसी भी बड़े नेता ने कोई बात नहीं करी। आज सुबह सुबह हमें अशोक परनामी मिल गए तो आपने उनको सुनाई। उन्होंने यही कहा कि हम सब लोग मिलजुल करके पार्टी को चला रहे हैं और कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। वसुंधरा राजे को सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी अगर होते तो और भी बेहतर होता, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो कुल मिलाकर के सारे के सारे नेताओं ने यहाँ से एक आवाज बुलंद की है। आज दोपहर तक ही सत्र चलने वाला है, उसके बाद में चिंतन शिविर खत्म हो जाएगा कि हम लोग यूनाइट होकर के अगले चुनाव में उतरेंगे। लेकिन जब सारे नेता, मैं कल भी यही कह रहा था कि एक जगह नहीं बैठ पाए हैं, तो फिर किस बात की एकजुटता की बात बीजेपी यहाँ पर कर रही है। वसुंधरा राजे नहीं आई हैं, भूपेंद्र यादव यहाँ पर नहीं है, ये नेता भी यहाँ होते तो और बेहतर होता, लेकिन उनकी पारिवारिक परिस्थितियों ने जो है उनको इस चिंतन शिविर से दूर रखा है। लिहाजा जिस दिन तक वसुंधरा राजे और प्रदेश संगठन और पार्टी आलाकमान के नेता एक साथ नहीं बैठेंगे, ये लोग सीखेंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, पार्टी की रीति नीति रखेंगे। मुझे ये जानना था, क्या वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको सीखने की जरूरत नहीं है? ये लोग सीखे सिखाए हैं। जी बिल्कुल, पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल होती तो ये जरूर यहाँ पर होते, क्योंकि पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करना शायद ही बीजेपी का कोई अनुशासित कार्यकर्ता कर पाने की हिम्मत जुटा पाता होगा। सब लोग जो है एक पार्टी की लाइन से बंधे हुए हैं। यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा है जो कोई नहीं लांघता है। बीजेपी कांग्रेस की तरह या दूसरी पार्टियों की तरह बेवजह की बातें नहीं करती है। यहाँ नेता जो है एक पार्टी लाइन से बंधे हुए कार्यकर्ता ही होते हैं। सब अपने आप को निष्ठावान कार्यकर्ता हमेशा समझते हैं। वसुंधरा राजे की जो पुत्र वधू है लंबे समय से बीमार है। फोर्टिस नोएडा में उनका इलाज चल रहा है। रोज वसुंधरा राजे को वहां पर जाना पड़ता है, सारा इलाज वो अपनी देखरेख में करा रहे हैं, तो वो नहीं आ पाई। संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्या संभावना जताई जा रही है आज कुछ ही पलों के लिए, चाहे क्या वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव कुछ ही वक्त के लिए क्या आ सकते हैं? कुछ ऐसी संभावना नजर आती है आपको? वक्त तो निकाला जा सकता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिल्ली से कोई 500 किलोमीटर से ज्यादा, कोई 600 किलोमीटर दूर है दिल्ली यहाँ से, तो उनके लिए आना ना तो आसान है ना संभव है फिलहाल, क्योंकि आपको आने और जाने के लिए कम से कम एक दिन की दरकार होगी, जो इन नेताओं के पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियां इनको दिल्ली छोड़ने के लिए अलाउ नहीं कर रही हैं। ये पहले परिवार को ही प्राथमिकता देंगे। इन्होंने पार्टी से बाकायदा मंजूरी ली है, आज्ञा लिए, परमिशन लिए कि हमें इस चिंतन शिविर से इसलिए दूर रहने की इजाजत दी जाए ताकि हम लोग अपने घर के जो लोग बीमार हैं उनको हम संभाल सके और उनका उपचार करा सके। ठीक है, तो राजनीति से दूर चलिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। चिंतन शिविर का दूसरा दिन आज, और आज भी मीडिया को थोड़ा दूर रखा गया, लेकिन फिर भी अशोक परनामी से मेरे सहयोगी बाबूलाल दयाल ने बात की जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उन्होंने भी कुछ साफ नहीं कहा, लेकिन बस वही रटा रटाया जवाब कि मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है पार्टी की रीति नीतियों को लोगों के बीच पहुंचाने को लेकर। कुंभलगढ़ की हसीन वादियों में बीजेपी का 2 दिन का चिंतन शिविर आज संपन्न हो गया। मैं इस वक्त जहां पर हूं वहां से होटल एवरेस्ट हिल कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं सबसे ऊंची चोटी पर हूं कुंभलगढ़ की, जहां से ये होटल साफ साफ नजर आ रहा है। आप चारों तरफ पसरी हुई प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं, सुकून का एहसास कर सकते हैं। बादल जमीन पर आकर पहाड़ों का आलिंगन करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में इस बार तमाम एहतियात के बीच गणेश चतुर्थी की पूजा संपन्न हुई। गाजे बाजे के साथ पधारे बप्पा अगले बरस फिर आने के वादे के साथ धूमधाम से वापस चले गए, लेकिन जाते जाते भी बप्पा भक्तों को कई मंगल संदेश देते गए। क्या आपने गणपति के उन संदेशों को समझा? अगर नहीं तो गणपति के शुभ संदेशों को समझिए और आज के दौर में जीवन रक्षा के मूल मंत्रों का पालन करना शुरू कर दीजिए। कोरोना के खतरों के बीच इस बार गणेश चतुर्थी की पूजा बेहद खास रही।
एक तरफ भक्त जहां पूजा के दौरान सावधान नजर आए, तो वहीं गणपति भी भक्तों को कई खास संदेश देते दिखे। तिरुपति बालाजी के रूप में कोविड-19 वैक्सीन की शीशी पर सवार गणपति का ये रूप ही देख लीजिए। भक्तों को खास संदेश देती ये गणेश प्रतिमा हैदराबाद के एक गणेश पंडाल में स्थापित की गई थी, जिसमें बप्पा भक्तों को कोविड-19 वैक्सीन लेने का संदेश दे रहे हैं। इस प्रतिमा को स्थापित करने वाले फ्यूचर फाउंडेशन सोसाइटी के सदस्यों के मुताबिक गणपति के इस खास रूप की मूर्ति बनाने के पीछे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना है। सभी से ये निमंत्रण है कि सभी लोग वैक्सीन लीजिए, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। ये सोशल मैसेज स्प्रेड करने के लिए हम लोग ये बार वैक्सीन गणेश बिठाना हुआ है यहाँ पे। तिरुपति बालाजी के रूप में वैक्सीन पर सवार गणपति की ये मूर्ति हर मायने में भक्तों का दिल जीतने में कामयाब रही। फिर चाहे बात मूर्ति की सुंदरता या पंडाल की भव्यता की हो, लेकिन जो बात सबसे खास रही वो ये कि इस खास गणेश प्रतिमा के माध्यम से भक्तों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया जा सका। एक बात ध्यान में रखिए, कोरोना को हटाना है तो दूरी बनाए रखिए, मास्क पहने रखिए और हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, तभी हमारे भारत से कोरोना बाहर जाएगा। सभी लोग टीका कराइए, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। टीका कराएंगे तो हम वर्ल्ड में नंबर 1 रह सकते हैं, फुली वैक्सीनेटेड इंडिया। यही हमारा सोशल मैसेज है सोसाइटी को। बहरहाल कोरोना से बचने का संदेश देकर और अगले बरस फिर आने का वादा करके बप्पा इस साल वापस जा चुके हैं। अब ये भक्तों पर है कि वो गणपति के संदेशों को कितना समझते हैं और उस पर कितना अमल करते हैं। हाँ, उम्मीद जरूर है कि मंगल की कामना में गणपति के सामने सिर झुकाने वाले भक्त बप्पा का ये शुभ संदेश जरूर समझेंगे और कोरोना के खतरों से अपनी रक्षा कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हैदराबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त की, गहलोत कैबिनेट की आज बैठक होनी है। शाम 4 बजे सीएमआर में ये मीटिंग होगी। बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। 3 बिंदुओं पर अनौपचारिक चर्चा होगी। प्रशासन गांव के संग अभियान पर चर्चा होगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान पर भी चर्चा होगी। भर्तियों की प्रगति के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। पट्टा वितरण अभियान का अनुमोदन हो सकता है। बड़ी खबर। गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी आज शाम को। ये बैठक होगी शाम 4 बजे सीएमआर में मीटिंग होगी। बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। 3 बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। प्रशासन गांवों के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान और भर्तियों की प्रगति के संबंध में भी चर्चा होगी। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से सीधा जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश, कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे, क्या कुछ रहने वाला है? दिनेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए दिनेश से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर देख लीजिए आप। शाम 4 बजे सीएमआर में अहम बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक होनी है। 3 बिंदुओं पर अनौपचारिक चर्चा होगी। बैठक में तमाम मंत्री शामिल होंगे। पट्टा वितरण अभियान का भी अनुमोदन इस बैठक में हो सकता है। कौन से बिंदु हैं जिन पर चर्चा होनी है ये भी बता देते हैं आपको। प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान पर चर्चा होगी। साथ ही भर्तियों की प्रगति के संबंध में भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी और इस बैठक में तमाम मंत्री शामिल होंगे। 3 बिंदुओं पर चर्चा शाम 4 बजे ये अहम बैठक सीएमआर में होगी। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे। शाम 4 बजे होगी ये बैठक गहलोत कैबिनेट की और इस बैठक से जुड़े हुए तमाम अहम बिंदु आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर बात होगी। 3 खास बातें हैं जिन पर चर्चा इस बैठक में होगी। प्रशासन गांव के संग अभियान पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। क्या कुछ चल रहा है, प्रगति के बारे में जाना जाएगा। दिनेश जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश, शाम 4 बजे अहम बैठक होनी है, कैबिनेट की बैठक, क्या कुछ रहने वाला है?
बिल्कुल सुमित, देखिए अहम बैठक है और जिस तरीके से राज्य सरकार 2 महत्वपूर्ण अभियान शुरू करने जा रही है 2 अक्टूबर से, प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग, इन पर जो है खासतौर से इस बैठक में चर्चा होनी है। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी और उसके बाद 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है। तो तमाम मंत्रियों को ये कहा गया है कि वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें सीएमआर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और 3 जो है वो एजेंडे इस बैठक के तय किए गए हैं। जैसा मैंने बताया कि पहला जो बिंदु है वो यही कि प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू होने वाला है 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा और ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है राज्य सरकार का अगर देखा जाए तो, क्योंकि लाखों लोगों को इन अभियानों के जरिए राहत देने की कोशिश है। खासतौर से बड़े स्तर पर पट्टे वितरित इसमें किए जाएंगे। कई लोग जो भूमि विहीन है उनको भूमि जो है वो आवंटित की जाएगी और भी कई काम, सड़क से जुड़े हुए काम है, पानी बिजली इन सबसे जुड़े हुए काम, तो लोगों को राहत देने की कवायद राज्य सरकार करेगी। और 2 विभाग और जोड़े गए हैं, अभी 21 विभाग जो है इन अभियानों के तहत आम लोगों को राहत देंगे। इसके साथ ही दूसरे बिंदु की अगर बात करें तो वो चारागाह भूमि पर जो आबादी कॉलोनियां बसी हुई है उनको नियमित करने से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो उन दिक्कतों का किस तरीके से समाधान हो ताकि आम लोगों को राहत दी जा सके। लंबे समय से कई लोग जो है वो उनका कब्जा है जो चारागाह की भूमि है उन पर, लेकिन उनको उनके नियमन में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें चाहे वो नियमों में संशोधन करना पड़े, चाहे वो एक्ट में संशोधन करना पड़े, तो इन बिंदुओं पर जो है इस बैठक में चर्चा होगी। और तीसरा बिंदु जो है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, बेरोजगारों से जुड़ा हुआ बिंदु है। भर्ती प्रक्रियाएं जो है वो समयबद्ध तरीके से पूरी हो, उनकी प्रगति किस तरह की है उस पर चर्चा होगी, क्योंकि बार बार ये कहा गया है राज्य सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, कि भर्ती प्रक्रियाएं जो है वो समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए और बेरोजगारों को जो है वो राहत दी जानी चाहिए। पिछले दिनों एक कमेटी भी गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है, तो उसने भी यही अनुशंसा की थी राज्य सरकार से कि समयबद्ध तरीके से भर्तियां होनी चाहिए और बेरोजगारों को जो है वो उसके तहत राहत दी जानी चाहिए। कैलेंडर जो है वो, चाहे वो आरएसएस भी हो, आरपीएससी हो, कैलेंडर जो है वो तैयार किए जाने चाहिए और उस कैलेंडर को जो है फॉलो किया जाना चाहिए। तो इन तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होनी है। इसके साथ ही और भी कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। कुछ विभागों के प्रस्तावों को जो है वो हरी झंडी इस बैठक में मिल सकती है। तो तमाम शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो 4 बजे बैठक होगी, 3 बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग जो अभियान शुरू होने वाला है 2 तारीख से, इस क्या रूपरेखा रखनी है इस अभियान की, इस पर चर्चा होगी। साथ ही भर्तियों की प्रगति के संबंध में और पट्टा वितरण अभियान का भी अनुमोदन इस बैठक में हो सकता है। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात शहर शहर रफ्तार के कहर की। टीवी स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें आप दिखा देते हैं। हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर चूरू की है जहां कार और निजी स्कूल के एक टेम्पो की भिड़ंत हो गई जिसमें 7 लोग घायल हो गए, जबकि कोटा में एक तेज रफ्तार कार से भैंस टकरा गई जिससे भैंस की मौत हो गई और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं चाकसू हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया। सबसे पहले बात चाकसू की, जहां शिवदासपुरा थाना इलाके के हुकण गांव के पास हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक फूलचंद खेतड़ी इलाके का रहने वाला था जो खलासी का काम करता था। बताया जा रहा है कि बजरी और केमिकल के ड्रम से भरे 2 अलग अलग ट्रक ओवरटेक के चक्कर में टकरा गए। हादसे के बाद एक ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चाकसू में सड़क हादसा हुआ है। शिवदासपुरा थाना इलाके के हुकण गांव के पास 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सिरोही के आबू रोड में भी सड़क हादसा हुआ। यहां बेकाबू होकर एक बस पलट गई। मावल चौकी के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। बड़ी खबर सिरोही से, आबू रोड में हादसा, एक बस बेकाबू होकर पलटी।
8 से 10 लोगों के घायल होने की सूचना। मावल चौकी के पास यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आबू रोड रिको थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मावल चौकी प्रभारी मौके पर पहुंच चुके हैं। 8 से 10 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। घायलों को अब अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर लिंक रोड टी पॉइंट के पास कार और निजी स्कूल के टेम्पो की भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो पलट गया, जिससे ड्राइवर और 7 छात्र घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसे में 2 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।